हमारे नितिन गडकरी साहब भी कह रहे थे, जो करेगा जातिगत जनगणना की बात उसको पड़ेगी लात। तो हमारे नितिन जी से पूछें साहब किसको लात मारनी है, कहाँ है, बताएंगे आप क्या? उन्होंने अपनी एक जन स्वराज यात्रा भी निकाली थी जिसमें उन्होंने दावा करा था कि मैं बिहार में भूचाल ला दूंगा, बिहार का जनमानस मेरे साथ जुड़ जाएगा। कितने लोग जुड़े उनकी जन स्वराज यात्रा में? लोग उनको समझ गए हैं, जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें उनकी भाव भंगिमाओं का दिखाया जा रहा है कि उन्होंने कैसे बात करी, कैसे नहीं बात करी, और वो किस तरह से बैठ रहे हैं, आधी कुर्सी से लुढ़ के जा रहे हैं, जनगण मन हो रहा है और उसके दौरान वो चल दिए हैं, एक महिला को कंधे पकड़ के घुमा रहे हैं। तो आज उनके लिए जो प्रचारित करा जाता है नीतीश कुमार के लिए कि इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा चुका है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा जातिगत बातें होती हैं, मानते हैं इस बात को, क्योंकि महादलितों के आपको याद होगा 85 घर भी जला दिए गए थे, तो वहां पे जातिवाद बहुत हावी है। और जातिवाद को तोड़ने के लिए राहुल गांधी जी और तमाम विपक्षी नेताओं ने लगातार जातिगत जनगणना की बात करी थी, जिसपे अल्टीमेटली सरकार ने स्टैंड लिया है, झुक गई है। इसी तरह से हमारे योगी साहब जो है हमारे, वो भी कह रहे थे जो भी जातिगत जनगणना की बात करेगा, उनको जाति में बांटने की बात करेगा, उनमें दुर्योधन और रावण का डीएनए पाया जाएगा। तो अब सब किस किस का डीएनए चेक करा रहे हैं, जरा बता दीजिए बीजेपी में किस किस का डीएनए चेक करा रहे हैं? बिहार में आज भी जो है अवसर नहीं मिलते, लोगों को काम करने के अवसर नहीं मिलते, इसलिए उन्हें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं और कहीं जाना पड़ता है, कहीं और का रुख करना पड़ता है। हमारे दिल्ली में लगभग एवरेज है कम से कम 2 से 2.5 लाख जो है बिहार वासी दिल्ली में आते हैं हर साल आते हैं। और आने का उनका ऐसा होता है कि 2 लोग वहां से आए, आके यहाँ सेटल होते हैं, उसके बाद जब वो कहते हैं हम सेटल हो गए, वहां से 2 या 4 को और बुला लेते हैं। और आज की डेट में करीब दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी में करीब 1/3 से ज्यादा आपको पता ही है कि बिहार वासी आ चुके हैं। वो किस वजह से? क्योंकि वहाँ उनको रोजगार नहीं है, वहाँ उनको जो है अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ उनको अवसर नहीं है, इसलिए उनका पलायन होता है। तो बिहार का तकदीर कौन बदलेगा? देखिए, बिहार की तकदीर को वहाँ के लोकल लोग जो हैं और वहाँ की जो सल्तनत है, जो मतलब जिसे कहते हैं वहाँ की सरकार है, उसे ही बदलना पड़ेगा, कोई और तो बदल नहीं सकता। सरकारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। बिहारियों में ये कम से कम जो भी, आप गलत ना समझे शब्द को कि बिहारियों में, क्योंकि बिहार वासी हैं इसलिए, तो उनके लिए मतलब जो है अपॉर्चुनिटी पैदा करनी पड़ेगी, उनमें विश्वास जगाना पड़ेगा कि आप बाहर नहीं जाइए, जो कुछ है आपको यहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, जब आप वहीं सारी फैसिलिटीज आपको वहाँ दे देंगे तो जाहिर सी बात है पलायन रुकेगा ही रुकेगा, रोजगार मिलेंगे तो पलायन रुकेगा। पीछे जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, 2.25 लाख नौकरियों का सृजन हुआ। 2.25 लाख लोगों का मतलब है आपने कम से कम 10 लाख लोगों को सीधा सीधा रोजगार दे दिया, क्योंकि एक व्यक्ति को भी अगर रोजगार मिल जाता है तो अपने घर में कम से कम 4 या 5 लोगों को तो पाल सकता है। तो जाहिर सी बात है उसके घर से पलायन रुकेगा। लेकिन उसमें भी कहा जा रहा था जो इसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी क्रेडिट खा गए, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे, उनके ही कार्यकाल में मिला। नहीं, ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव क्रेडिट खा गए, लेकिन तेजस्वी यादव के आप बयानों पे गौर करेंगे तो उन्होंने साफ कहा था कि ये सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन है और मैं इसमें सिर्फ माध्यम बना हूं। उन्होंने लगातार उसका क्रेडिट उसको दिया था। अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील करी थी कि नहीं, इसमें मुख्यमंत्री जी का ही काम है, मैं तो सिर्फ एक जो है उनका माध्यम बना हूं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं इसका सारा का सारा ये 2.25 लाख नौकरी का क्रेडिट जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देता हूँ। लेकिन नीतीश कुमार के जो बेटा है लगातार वो कह रहे हैं इस बार फिर से मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार का विकास जो है मेरे पिताजी नीतीश कुमार ने किया है। 9 बार मुख्यमंत्री के बनने के बावजूद भी कह रहे हैं फिर से मौका मिलना चाहिए। बार बार वही वाली बात, वही रिपीट के, इस बार हमें बना दो तो हम ये कर देंगे, इस बार हमें बना दो हम ये कर देंगे, इस बार हमें बना दो। कितनी बार बनना चाहोगे? 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के तेजस्वी नीतीश जी, और उसके बावजूद भी अगर आज उन्हें फिर कहना पड़ रहा है मुझे एक मौका और दे दो, 10वां मौका और दे दो, क्या सिस्टम है इसका? मतलब आपने कुछ नहीं करा ना, आपने सिर्फ लोगों को बरगलाया है, झूठ बोला है, झूठ बोल के वोट लिए हैं। और हालात आप देख लीजिए, कहाँ 145 सीट हुआ करती थी बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जी की पार्टी की, 145 से घट के 75 आए, 75 से घट के आज सिर्फ 45 पे रह गई हैं। ग्राफ उनका गिर रहा है ना, क्यों गिर रहा है? अभी तो कह रहे हैं जाति जनगणना होने वाले हैं, मोदी जी का ऐलान है, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी का ऐलान जो है उस टाइम, जिस टाइम में आया उस टाइम की आप क्रोनोलॉजी समझिए। तमाम देश आज पहलगाम मसले पर जो है देश जवाब मांग रहा है, आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? और उन सब चीज़ों से बचने के लिए आज मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया कि ये जातिगत जनगणना अब कल से सारे मीडिया में, आज भी ये मीडिया में, और लगातार ये 1-2 दिन और चर्चा में बना रहेगा। हाँ जी हाँ, जातिगत जनगणना हो गई। वो अलग क्रेडिट लेने में पड़े हुए, विपक्षी सारे अपना क्रेडिट दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी की पार्टी है वो उन्हें क्रेडिट दे रही है, अखिलेश जी की पार्टी है वो उन्हें क्रेडिट दे रही है, कांग्रेस राहुल गांधी जी को क्रेडिट दे रही है। लेकिन जो मेन मुद्दा था, जो मुख्य मुद्दा था, उस पर से आज लोगों का ध्यान हट गया है। और सिर्फ क्रोनोलॉजी में 3 या 4 चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले तो पहलगाम मुद्दा जो आता है, इस पे से लोगों का ध्यान हटा है। दूसरी बात आपने देखा होगा अभी CWG कॉमनवेल्थ घोटाला जो था, उसमें कोर्ट ने सबको बरी कर दिया है। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई है, उन्होंने कोई अपील नहीं लगाई, फैसले से संतुष्ट है ईडी, कोई घोटाला नहीं हुआ। कांग्रेस के सारे नेता जिसमें ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी थी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल साहब ने भी, और साथ में बीजेपी ने भी अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां खूब सेकी थी। कॉमनवेल्थ घोटाला, आज वो कहें सब बरी हो गए, अब सबके मुंह बंद हो गए हैं, टोटल सबके मुंह बंद हुए पड़े जी। लेकिन अभी जो बिहार की हम चर्चा करें तो बिहार में प्रशांत किशोर एक नया नाम उभर करके आ रहा है, लग रहा है जो बिहार वासियों के लिए वो अच्छा कामकाज करेंगे, तो वो लगातार कह रहे जो मैं उन तमाम पार्टियों से हटकर काम करूंगा। उन्होंने अपनी एक जन स्वराज यात्रा भी निकाली थी जिसमें उन्होंने दावा करा था कि मैं बिहार में भूचाल ला दूंगा,
बिहार का जनमानस मेरे साथ जुड़ जाएगा। कितने लोग जुड़े उनकी जन स्वराज यात्रा में, लोग उनको समझ गए हैं। जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात, एक बड़ी पुरानी कहावत है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपको खाने पीने के लिए मिल रहा है वहीं आप अपना रात गुजारोगे। तो इससे पहले वो बीजेपी की बैटिंग भी कर चुके हैं, इससे पहले वो अखिलेश यादव जी के लिए भी काम कर चुके हैं, फिर वो कांग्रेस में भी आए। कांग्रेस में उन्होंने कहा सारा का सारा हिसाब किताब मेरे से ही चलेगा, मुझे हर चीज का इंचार्ज बनाया जाए, सोशल मीडिया का इंचार्ज बनाया जाए, तमाम फैसले मैं ही लूंगा। अल्टीमेटली उनकी दाल वहां पे नहीं गली, तेजस्वी यादव साहब के पास गए, उन्होंने भी उनको घास नहीं डाली। अल्टीमेटली उन्होंने अपनी जनसुराज जो है वो पार्टी बना के आज वो कोशिश कर रहे हैं कि मुझे फिर से कोई सर्वसम्मति मिल जाए कि जनता मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। ऐसे बार बार इधर उधर फैलने वालों के लिए, जिनकी अपनी आस्था एक जगह नहीं टिक रही, उनको कोई कैसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन राजनीति का चाणक्य कहा जाता है ना उनको। अरे सर, चाणक्य साहब से तो किसी की भी तुलना आज की डेट में बहुत गलत है। आज की डेट में किसी व्यक्ति में इतना दम नहीं है कि उसे राजनीति का चाणक्य कहा जा सके। चाणक्य साहब जो थे वो चाणक्य ही थे, और आज की डेट में किसी में इतना दम नहीं है, उनके नाखून के बराबर भी नहीं है, पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। आप कहने के लिए अपने प्रचारण में कुछ भी करवा रहे, प्रचारित करवाते रहिए, जैसे आजकल हमारे अमित शाह जी को भी राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। तो चाणक्य साहब ने क्या ऐसे ऐसे काम करे थे? चाणक्य साहब ने क्या रेड कार्पेट पे जाके मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी? ये सब कहने की बातें सिर्फ अपने बारे में फैलाई गई अफवाहें होती हैं। अपने लोगों से ही, अपनी पीआर टीम से फैलवा दिया जाता है, हाँ जी हम ऐसे हम वैसे। लेकिन प्रशांत किशोर जो है सर, वो लगातार जो गरीबों की बात हो या फिर शिक्षा की बात हो, पलायन रोको की बात हो, ये सब तो कर रहे हैं, तो उनको फिर मौका क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं, मौका तो देना तो तब चाहिए ना जब उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी तो हो, किसी एक जगह वो टिक के तो बैठे। वो अपनी एक पीआर एजेंसी चलाते हैं। मैंने आपको बताया कि उन्होंने अखिलेश यादव जी के लिए भी काम करा, तेजस्वी जी के लिए भी काम करा, बीजेपी के लिए भी काम करा था और कांग्रेस के लिए भी काम करा था। तो लोगों में किस मुंह से जाएंगे कि मैं किस पार्टी को समर्थन करता हूं, मैं किस पार्टी की विचारधारा का समर्थन करता हूं, या मैं किस विचारधारा का समर्थन करता हूं? वो तो पार्टियों को समर्थन करने के लिए जहां से उन्हें पैसा मिलता है, जहां से उन्हें पीआर एजेंसी का पैसा मिल जाता है, उसी में वो लग जाते हैं। तो मैं अगर जो जनता के बीच में जाऊंगा, मैं जनता के बीच में कोई एक नया विकल्प तो रखूं। लेकिन उनके आने से किस पार्टी को फायदा नुकसान होगा? क्या कुछ नहीं, वो बिल्कुल नगण्य है, उनका ना कोई फायदा होने वाला, ना नुकसान होने वाला, ना उनको वोट मिलने वाले। जन स्वराज यात्रा में आपने सबने देख लिया कि जगह जगह गए, मुखियाओं से मिल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, कहीं कोई उनका कोई जन समर्थन नहीं था। 10, 20, 50 लोग उनके साथ शामिल होते थे, उसके बाद कुछ नहीं, कहीं कोई उनके पैरोकार नहीं मिले, सबने उन्होंने नकार दिया। जब सबने नकार दिया, अल्टीमेटली वो फिर घूम फिर के वापसी पार्टियों के आसपास मंडरा रहे हैं। भविष्यवाणी किए जा रहे हैं कि कमाल होगा। कोई भी कर सकता है भविष्यवाणी, तो हमारे केंद्र शास्त्री साहब भी करते हैं। हाँ। तमाम लोग उनकी भविष्यवाणी पर यकीन करते हैं। मोदी लहर नहीं चलती जी, इस बार नहीं चलती। उन पर आरोप, प्रशांत किशोर पर आरोप है कि बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश को खत्म कर रहे हैं, और बालू पर भी टारगेट है और तेजस्वी पर भी टारगेट। ये बात आपने बिल्कुल सही की जी। नीतीश जी की जो राजनीति है वो तो खत्म हो ही रही है। नीतीश जी के आपने देखा होगा तमाम वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें उनकी भाव भंगिमाओं का दिखाया जा रहा है कि उन्होंने कैसे बात करी, कैसे नहीं बात करी, और वो किस तरह से बैठ रहे हैं, आधी कुर्सी से लुढ़ के जा रहे हैं, जनगण मन हो रहा है और उसके दौरान वो चल दिए हैं, एक महिला को कंधे पकड़ के घुमा रहे हैं। तो आज उनके लिए जो प्रचारित करा जाता है नीतीश कुमार जी के लिए कि इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा चुका है। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, 2-2.5 महीने पहले भी मैंने इस बात को बोला था कि अब आने वाले हर रोज, हर तीसरे चौथे दिन आपको इस तरह की तमाम वीडियोस देखने को मिलेंगी, जिसमें यह दिखाया जाएगा कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ाता जा रहा है, या ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने लगे हैं, और नीतीश कुमार जी को बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा। उन्होंने इस पार्टी का समर्थन करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करी है। बीजेपी वो पार्टी है जो अमर बेल की तरह होती है। अमर बेल अगर इस पेड़ पे चढ़ जाएगी तो इस पेड़ को खा जाएगी और अमर बेल जिंदा हो जाएगी। तो बीजेपी वही पार्टी है। अपनी सारी सहयोगी पार्टियों का आज देखिए बीजेपी निकल चुकी है। शिरोमणि अकाली दल आपको कहीं नजर आता है? नहीं नजर आएगा। पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, आज पीडीपी हमले होते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ सरकार बनाने की कोशिश शुरू करी थी, उनके साथ अलायंस करा था पंजाब के चुनावों में, अमरिंदर सिंह साहब को तोड़ के लाए, अलग पार्टी उनकी बनवाई। उसके बाद कहाँ है आज अमरिंदर सिंह साहब? कोई नहीं जानता। तमाम छोटी बड़ी पार्टियां, उनका आ जाता पता ही नहीं है, कोई नहीं जानता। इस ये इनका पार्टी का खासियत है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार जी भी आज उनके जाल में फंस चुके हैं पूरी तरह। उनका कोई वारिस नहीं है, कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं है। नीतीश कुमार, बिहार में अब की बार किसकी सरकार? इंडिया गठबंधन। कैसे? तेजस्वी यादव जी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, कांग्रेस की स्वीकार्यता वहां लगातार बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, बिहार को हम एक तरफ से अगर नजरिए से देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा जातिगत बातें होती हैं। मानते हैं इस बात को, क्योंकि महादलितों के आपको याद होगा 85 घर भी जला दिए गए थे, तो वहां पे जातिवाद बहुत हावी है। और जातिवाद को तोड़ने के लिए राहुल गांधी जी और तमाम विपक्षी नेताओं ने लगातार जातिगत जनगणना की बात करी थी, जिसपे अल्टीमेटली सरकार ने स्टैंड लिया है, झुक गई है सरकार और इसकी घोषणा कर दी। हालांकि घोषणा करने के बाद भी ये लोग चाहते हैं कि हमें इसका क्रेडिट मिले, लेकिन आज उनके मैं बयान अगर याद करूं तो कभी हमारे नितिन गडकरी साहब भी कह रहे थे, जो करेगा जातिगत जनगणना की बात उसको पड़ेगी लात। तो हमारे नितिन जी से पूछें साहब किसको लात मारनी है, कहाँ है, बताएंगे आप क्या? इसी तरह से हमारे योगी साहब जो है हमारे, वो भी कह रहे थे जो भी जातिगत जनगणना की बात करेगा, उनको जाति में बांटने की बात करेगा, उनमें दुर्योधन और रावण का डीएनए पाया जाएगा।
तो अब सब किस किस का डीएनए चेक करा रहे हैं, जरा बता दीजिए बीजेपी में किस किस का डीएनए चेक करा रहे हैं। उन्होंने ये कहा था और विधानसभा के सत्र के चलते हुए सत्र में भाषण दिया था, जो कायर और क्रूर होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, तो आज हम उन्हें टॉप लीडरशिप को कायर और क्रूर मान लें? सीधी सी बात है, अपना ही इनको जो है कहते हैं ना कि अपना ही रायता फैलाया हुआ समेटे में नहीं आ रहा इनको। ये मुद्दा जो है जातिगत जनगणना, क्या बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाएंगे बिहार के अंदर? नहीं नहीं, देखिए जी रंगे सी आ रहे हैं, अब इनकी पोल खुलती चली जा रही है। सब जान गए कि कैसे टाइम पे ये लोग मुद्दा लेके आए हैं। लगातार तमाम इनके जो है बीजेपी के सारे जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी का IT सेल है, बीजेपी के टॉप बड़े बड़े लीडर हैं, सारे के सारे जातिगत जनगणना को जो है नकारते थे। राहुल गांधी जी के लिए जब उन्होंने जातिगत जनगणना की बात करी थी लोकसभा में, उन्होंने क्या कहा था, एक मिस्टर अनुराग ठाकुर ने, जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करता है। आज हम अनुराग ठाकुर से पलट के सवाल पूछते हैं, भाई साहब अब जब जातिगत जनगणना वाला आपके घर पे जातिगत जनगणना करने आएगा और जब आपसे पूछेगा आपका नाम, मेरा नाम अनुराग ठाकुर, आपके पिता का नाम प्रेम कुमार धूमल, और जब वो हैरानी से इनकी शक्ल देखेगा, भाई धूमल और ठाकुर ये क्या हुआ, ये केमिकल लोचा कैसे आया, तो फिर वो क्या जवाब दे पाएंगे? क्या जवाब दे पाएंगे? वो उन्होंने यही बात करी थी। अब वो अपनी जाति कैसे बताएंगे कि मैं ठाकुर हूँ या धूमल हूँ? अब आज वही कह रहे हैं नहीं नहीं जी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। इन लोगों का काम सिर्फ एक है, मोदी अब इंध हो चुका है, मोदी जी के तलवे चाटने हैं, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो। किसी दिन उल्टा तलवा चाटता है उल्टे पैर का, किसी दिन सीधे पैर का तलवा चाटता है, लेकिन तलवे चाटने हैं। कांग्रेस किसान का कानून आए थे, वाह 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 मोदी जी वाह, किसानों के लिए बहुत बढ़िया कानून लेके आए, बहुत बढ़िया कानून लेके आए। 1 साल तक किसान डटे रहे सीमा पर, दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहे। अल्टीमेटली जो है किसान कानून, मैं भरे मन से किसान कानून वापस लेता हूं, लास्ट एंड फाइनल सरेंडर कर दिया। उसके बाद अभी वकीलों के लिए अमेंडमेंट के लिए कानून लेके आए थे, वकीलों ने हड़ताल करी, तमाम कोर्ट्स में हड़ताल हुई, अब उस पर पीछे आ गए। ब्रॉडकास्ट बिल लेके आए थे, उस पर लगातार विरोध हुआ, उस पर पीछे आए। मतलब सारे वक्फ बोर्ड लेके आए, उस पर आपने देख लिया देश भर में विरोध हो रहा है। तो तमाम ऐसी जितनी भी चीजें लेके आते हैं, सिर्फ बीजेपी वाले उसको समझ सकते हैं और कोई उन्हें समझा ही नहीं पाता।